तो हम यहाँ टीच कर रहे हैं अर्हनियस इक्वेशन, ठीक है। तो पहले ये बात कर लेते कि अर्हनियस इक्वेशन में हम पढ़ेंगे क्या। तो हम कई बार सुनते हैं कि टेम्परेचर जो K है वो रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, केवल टेम्परेचर इसको अफेक्ट डालता है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि आखिर टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट K या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K में क्या रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है कि घटता है, अगर बढ़ता भी है तो कितना बढ़ता है, ये सब चीजें हम आज जानने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले की और चीजें मैं अब डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं अर्हनियस इक्वेशन का, कोई हमें प्रूफ नहीं करना है। तो हम लिखेंगे अर्हनियस इक्वेशन, अर्हनियस इक्वेशन, अर्हनियस इक्वेशन जो है ये कोलिजन थ्योरी से निकल के आया हुआ है, ठीक है। तो बाद में ये करने के बाद मैं बता दूंगा कि कहां से लेके आया है ये। तो कोलिजन थ्योरी से निकल के आया है K इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही है अर्हनियस इक्वेशन, जहां ए जो है वो होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और इसको हम बोलते हैं एक और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अर्हनियस इक्वेशन, और इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। बाकी टर्म हम जानते हैं, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ए ई एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, एक्सपोनेंशियल है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है। यही है अर्हनियस इक्वेशन। लेकिन हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करने के लिए इस पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू नहीं आ पाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां से जो मैं आगे कर रहा हूं इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अर्हनियस इक्वेशन में के और टी के बीच में रिलेशन है, तो अब ध्यान से देखना कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और सिंप्लीफाई का तरीका आना चाहिए, क्योंकि नीट में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि वो सिंप्लीफाई कर करके लाया है। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। टेक एलएन, हम एलएन लेंगे, लॉग नहीं लेंगे। क्यों एलएन ही लेंगे, वो यहां पर हम आगे कैलकुलेट करेंगे तब समझ में आएगा। टेक एलएन बोथ साइड, ये मैं कुछ और नहीं कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल सोल्व हो जाए हमारा। तो एलएन दोनों साइड लेना है, तो एलएन के, एलएन का बेस ई होगा, और यहां हो जाएगा एलएन ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलएन के इक्वल टू, अब देखो ये m इंटू एन वाला लग गया, तो यहां लगा देंगे एलएन ई, पहले इसको मैं लिख दे रहा हूं, ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इसको हमने एन मान लिया पूरे को, और इसको एन मान लिया, m इंटू एन वाला, प्लस एलएन ए, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए हम एलएन m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा दिया, दोनों को एडिशन में ला दिया, ये दोनों एडिशन में आ गए, ठीक है। तो इस तरह से नीट में कभी कभी क्वेश्चन पूछा है, करवाऊंगा वो क्वेश्चन। के इक्वल टू एलएन ई अब देखो ये इसके पावर में ये है, ये पहले चला आएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी, एलएन ई और ई, क्योंकि हम जानते हैं कि एलएन या लॉग m के पावर में n है, तो n पहले चला आता है, प्लस एलएन ए, अब e के पावर में e है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आता है, इसका वैल्यू 1 आता है। तो यहां आ गया एलएन के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी,
प्लस ln a इतना लिखो। लिख लिए। ये हमने कुछ और किया नहीं, सिंपलीफाई कर रहे हैं बस। ये एलएन के फॉर्म में ला दिए। ए जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, वैल्यू दिया जाता है, ए का वैल्यू गिवन होगा। हम उस फॉर्मेट में नहीं लिखे, हम इस फॉर्मेट में लिखे, एलएन के फॉर्मेट में, ताकि इस फॉर्मेट में कैलकुलेशन कैसे हो पाएगा। अब ये लिख लिए होगे, तो तुम मुझे यहीं से बताओ हम पढ़ क्या रहे हैं, के और टी के बीच में रिलेशन। तो मुझे इसी को देख के बताओ अभी कि इसका सोच के बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसका जवाब दो इसमें से देख के। टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसको देख के जवाब दो। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्रगति नायक का आंसर है डिक्रीज हो रहा है। संस्कृति कालो का आंसर है डिक्रीज हो रहा है। जूही डिक्रीज हो रहा है। तेजस इंक्रीज हो रहा है। मिका इंक्रीज हो रहा है। आकाश डिक्रीज हो रहा है। विशाल कोहली इंक्रीज हो रहा है। चलो देखो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है कि टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, इंक्रीज है, डिक्रीज नहीं होगा। सोचो सही से। चलो यहां से सोचवाते हैं तुम्हें, इसके बारे में तो सोचना नहीं है। एलएन के। अब मुझे बताओ, सब कुछ छोड़ दो, ई और आर छोड़ दो, टेम्परेचर अभी माइनस भी हटा दो, टेम्परेचर। अब ऐसा सोचो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पूरा टर्म है, क्या होगा, ये पूरा टर्म डिक्रीज होगा। वन बाय वन समझो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नीचे जितना ज्यादा वैल्यू आएगा, ये पूरा टर्म उतना ही कम होता चला जाएगा, होता चला जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा। जैसे 1/50, 1/100, तो जितना वैल्यू बढ़ाओगे उतना ही कम होता चला जाएगा। अगर कम होता चला गया और उसके पहले मैं माइनस लगा दूं, तो फिर ये उल्टा भाग जाएगा, ये ज्यादा होने लगेगा। माइनस लगाते ये वैल्यू उल्टा जवाब दे देगा, क्योंकि जितना ज्यादा, मान लो पहले ज्यादा था, 500 था और ये 1000 था, माइनस लगाते जो कम था वो ज्यादा हो जाएगा, जो ज्यादा था वो कम हो जाएगा। तो माइनस लगाते क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब सोचो कि टेम्परेचर बढ़ाने से पूरा वैल्यू क्या हुआ है, पूरा वैल्यू इंक्रीज हुआ है। तो पूरा जो वैल्यू जब इंक्रीज हुआ है तो के भी इंक्रीज होगा, के भी इंक्रीज होगा ना। जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। तो इस बात से हमें, अच्छा के बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ता है। तुम्हें बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जब के ज्यादा है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा है। ठीक है, तो इससे हमें ये निकल गया था। अब तुम यहां पर मुझे इतना लिखने के बाद एक ग्राफ बनाओ और जल्दी से मुझे बताओ कि ग्राफ में ln के और 1/t के बीच में ग्राफ बताना है। ग्राफ तुम ये बताओ कि y इंटरसेप्ट क्या आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है और स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो स्लोप पे और y इंटरसेप्ट पे कमेंट करो। y इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और स्लोप क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। स्लोप इज नेगेटिव, y इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। संस्कृति
तेजस स्लोप निगेटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ठीक है, सही है। हमें ग्राफ बनाना है तो इसको हमने y मान लिया, और सोचो कि 1/t क्या है, x है, तो 1/t इज x, तो बाकी जो पार्ट बचेगा वो क्या होगा, mx। m क्या आया, m आया -EA/r, m आया -EA/r, mx प्लस c का वैल्यू ये है, और ये कभी निगेटिव नहीं होता है, तो यानी y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। स्लोप निगेटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो कहीं लाइन यहां से स्टार्ट होगा कि वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, और स्लोप क्या है, निगेटिव, तो स्लोप का वैल्यू क्या आ गया, -EA/r। तुमसे एक क्वेश्चन यहां से ही पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि इन अर्हनियस इक्वेशन ln k और 1/t के बीच में स्लोप इतना है, तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा। तो जब ये दे दिया जाएगा और आर गैस कांस्टेंट का वैल्यू हम जानते ही हैं, तो यही अननोन रहेगा हमारे लिए, ये दे ही दिया जाएगा और ये निकालना होगा, और आर हम जानते हैं, तो इस स्लोप से हम एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। निधि मारो, स्लोप निगेटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, हाँ वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, स्लोप निगेटिव होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ, एक तो ग्राफ तुमसे पूछ लेगा अर्हनियस इक्वेशन में, मैं इक्वेशन के थ्रू जा रहा हूं, क्या क्या पूछेगा तुमसे, अगर अर्हनियस इक्वेशन कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस है वो, तो एक तो वाई इंटरसेप्ट तुमसे पूछ लेगा, एक स्लोप पूछ लेगा, ग्राफ कैसा आएगा वो पूछ लेगा, स्लोप दे देगा और तुमसे एक्टिवेशन एनर्जी निकलवाएगा, तो स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी ये निकालेंगे। ठीक है, ये लिख लिए होगे तुम लोग। अभी भी हमारा ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो अभी समाप्त एंड नहीं हुआ है, क्योंकि हम अक्सर जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो लॉग में सोल्व करते हैं, एलएन में थोड़े ना सोल्व करते हैं, तो मैं इसलिए इसको अभी तक यहां रोक दिया हूं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं इसको लॉग में लेके लाना चाहता हूं, तो मुझे मालूम है कि एलएन को लॉग में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो यहां पर इसको हम लॉग में बदल रहे हैं, तो लॉग में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2.303 लॉग के, इस पार्ट में कहीं लॉग नहीं है तो बदलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो EA/RT, यहां पर लॉग है तो इसको लॉग में बदलना है अगर हमें, तो यहां लिख देंगे 2.303 ln A। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 2.303 से डिवाइड मार देते हैं, तो 2.303 से अगर डिवाइड मारेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -EA/2.303RT, और ये आ जाएगा सॉरी यहां लॉग होगा, लॉग ए, और यहां हो जाएगा लॉग ए। अब यहां से इस फॉर्मेट को भी याद रखो, इसी से न्यूमेरिकल बनाएंगे, हम एलएन से भी नहीं बनाते हैं, हम लॉग्स वाला से बनाते हैं। तो यहां तक हम अर्हनियस का 3 फॉर्मेट में इक्वेशन लिखे, एक फॉर्मेट जो स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया था, एक फॉर्मेट एलएन वाला और एक फॉर्मेट लॉग वाला। लॉग वाला से न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, लॉग के इक्वल टू, तुम ऐसा इक्वेशन कहां पढ़े थे, केमिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया जाता है लॉग के इक्वल टू माइनस, वहां एच लिखा जाता है, यहां एक्टिवेशन एनर्जी लिखा जाता है, वहां लिखा जाता है H/2.303R, तो यहां -EA/2.303RT log A। तो इस लॉग के फॉर्मेट में याद रखना है। ठीक है, अब यहां से एलएन के फॉर्मेट में, लॉग के फॉर्मेट में, और एक, क्योंकि तुमसे इक्वेशन ऐसे पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सा इक्वेशन अर्हनियस के इक्वेशन को नहीं बताता है, तो देखो k इक्वल टू ए के पावर -EA/RT, कई बार नीट में पूछा भी, ये भी अर्हनियस का इक्वेशन है, ये भी अर्हनियस का इक्वेशन है, और ये भी अर्हनियस का इक्वेशन है। तो ऐसा नहीं कि हम ये नहीं है, ये नहीं है और ये है, ऐसा नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसको सिंप्लीफाई करके अलग अलग लिखा गया है।
तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आया भी है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन और अर्नियस इक्वेशन को नहीं बताता है, तो ये भी बताएगा, ये भी बताएगा, ये भी बताएगा। और गलती से कहीं प्लस माइनस मत लिख देना कि ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये माइनस है, वो सब गलतियां नहीं करना है। तो यहां पर हम लॉग के फॉर्मेट से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे यहां पर, अब फिर से हमें यहाँ पर ग्राफ हमसे पूछा जाता है, तो फिर से ग्राफ ड्रॉ करोगे और तुम बताओगे कि लॉग के में और 1/t में y इंटरसेप्ट क्या है और स्लोप क्या आएगा। दोनों पे कमेंट करना है कि y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और स्लोप क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप क्या है, नेगेटिव है। यही होगा ना। कैसे करेंगे, इसको मान लो y और 1 टेम्परेचर, ये क्या बन गया x, ये हो गया mx। m का वैल्यू क्या आया, निगेटिव, mx प्लस c क्या आया, पॉजिटिव, तो c विल बी पॉजिटिव और m विल बी निगेटिव। तो स्लोप आ गया निगेटिव और y इंटरसेप्ट आ गया पॉजिटिव। कहीं लाइन का पोजीशन यहां से स्टार्ट होगा और इधर जाएगा। स्लोप क्या आ गया, माइनस EA/2.303 RT। ये तुम्हारा सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है, टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक में, वो MCQ में पहले दिया करता था टेक्स्ट बुक में कि log k और 1/t का स्लोप क्या होगा। तो स्लोप होता है -E/, ln वाला में और इसमें क्या डिफरेंस है, ln वाला में ये नहीं आता है और log वाला में ये आता है, बस यही डिफरेंस है। बाकी E/RT वहां भी आता है और -E/RT यहां भी आता है, बस यहां पर एक और एडिशनल आ जाता है 2.303। तो अगर तुमसे क्वेश्चन दिया जाए कि log k और 1/t के बीच का ग्राफ का स्लोप इतना है, तो तुम, एक मिनट टी कहां से आ गया, तो तुम यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। स्लोप दे दिया जाए, आर का वैल्यू तुम जानते ही है, जूल वाला वैल्यू पुट कर देंगे, और एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि एनर्जी है ना, तो आर का वैल्यू जूल वाला पुट करोगे, 8.314 वाला पुट कर देंगे तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। तो यहां से 4-5 क्वेश्चन बनता है। एक तो अर्नियस इक्वेशन कौन कौन सही है, दूसरा कभी कभी टर्म पूछ लेता है, ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बहुत सिंपल सिंपल मतलब लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछता है। न्यूमेरिकल्स तो अलग बात है, हमें दोनों पार्ट पे देखना होता है कि लॉजिकल क्वेश्चन क्या पूछ पाएगा और न्यूमेरिकल बेस क्या होगा। तो लॉजिकल क्वेश्चन में और अर्नियस का अलग अलग इक्वेशन का फॉर्मूला फॉर्मेट में, दूसरा लॉग के फॉर्मेट में, एलएन के फॉर्मेट में, दोनों का ग्राफ दिया जाए तो स्लोप क्या आएगा ये भी पूछ लिया जाएगा। स्लोप अगर दे दिया जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी तुमसे पूछ लेगा कि निकालो, तुमसे निकालोगे। ये भी पूछ लेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से के क्या होता है, तो हम यहां से देख के बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है। ये इतना चीजें आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये अर्नियस इक्वेशन के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे, इससे पहले एक और इक्वेशन है इसमें, उसको हम देख लेते हैं। अब ध्यान दो, जिसे हम बहुत पहले से केमिकल इक्विलिब्रियम से ही बोलते आ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल काइनेटिक्स आयनिक इक्विलिब्रियम में रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के विल बी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, और दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन अभी अभी समझ में आया कि के बढ़ाने, टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है। ये अभी अभी हमने देखा अर्नियस इक्वेशन में। तो अर्नियस इक्वेशन कुछ और नहीं है, के और टी के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अब बात यह है कि कितना बढ़ता है, हमें जवाब चाहिए, केवल ये नहीं चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, कितना बढ़ता है। तो कितना बढ़ने के लिए हमें इसी इक्वेशन में देखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि T1 टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट है K1 है, ठीक है,
और T2 टेम्परेचर पर, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया घटा दिया कुछ भी किया, चलो बढ़ा ही देते हैं, तो इसका वैल्यू चेंज हो गया, K2 हो गया। तो कितना हुआ हमें जवाब चाहिए, तो जवाब अर्नियस ही देगा। कैसे जवाब देगा, तो ध्यान दो इधर, हम पहले T1 टेम्परेचर पर लिखेंगे वैल्यू K1 है, तो लिखेंगे लॉग, जो अभी अभी पढ़े, लॉग K1 इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R, और ये हो जाएगा T1 प्लस लॉग A। ये T1 टेम्परेचर पर K1 वैल्यू है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां EA1 लिखता हूं, यहां है लॉग K2 इक्वल टू माइनस EA2 अपॉन 2.303 R T2 प्लस लॉग A। ये T2 टेम्परेचर पर वैल्यू K2 है। अब मुझे बताओ दोनों में से क्या मैं गलत लिखा हूं, इसमें एक चीज गलत लिखा हूं, मैं जानबूझ के लिखा हूं, क्या गलत लिख दिया हूं, इसके बारे में मत सोचना, ये सही लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हूं मैं इसमें, विचार करो, कुछ गलत लिखा हूं मैं इसमें। मैं जो गलत लिखा हूं वो एक्टिवेशन एनर्जी गलत लिखा हूं। EA1 और EA2, कल ही मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था कि टेम्परेचर में और एक्टिवेशन एनर्जी में कोई रिलेशन नहीं है। तुम कितना भी टेम्परेचर चेंज कर दो, ये गैप चेंज होता है क्या कभी भी? टेम्परेचर से गैप चेंज हो जाएगा? नहीं। तो याद रखना कि टेम्परेचर T1 पे ही एक्टिवेशन एनर्जी E1 ही रहेगा और T2 पे E1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ये तुम ध्यान में रखना, T1 टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी अगर EA है तो T2 पर ही EA ही रहेगा, K चेंज होगा, यानी टेम्परेचर से K चेंज होगा, एक्टिवेशन विल नॉट चेंजेस। कल वह बात बताया था, और ये तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, इसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, इतना लिख लो पहले। अब इक्वेशन 1 और 2 है, तो हम 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ना कि इतना बढ़ रहा है, तो दोनों में रिलेशन निकालना पड़ेगा ना। 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो लॉग K2 माइनस लॉग K1 इक्वल टू, ये 2 है तो माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस लॉग A, ये वाला सेकेंड वाला लिखा मैंने, माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 और लॉग A, माइनस इसको लिखना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या दिख रहा है ना, ये प्लस हो जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं EA अपॉन 2.303 RT1, और ये माइनस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लॉग A। तो लॉग A गया काम से। अब ध्यान देना यहां पे, लॉग K2 माइनस लॉग K1 क्या बन गया, सोचो, ये क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉग K2 अपॉन लॉग K1, सॉरी लॉग K2 अपॉन K1, ऐसे दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं, लॉग K2 अपॉन K1। अब ये गया काम से, तो इसमें से जो कॉमन है वो बाहर निकालो। इसमें से कॉमन क्या है, EA अपॉन 2.303 R, यही है कॉमन। अब देखो, इसके पहले माइनस लगा हुआ, इसके पहले प्लस लगा हुआ है, तो यहां लिख देंगे 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तुम ये इक्वेशन को डायरेक्ट तुमसे केमिकल इक्विलिब्रियम में डायरेक्ट लिखवा दिया जाता है। तो K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब यहां से कितना टेम्परेचर चेंज होगा
तो के कितना बदलेगा ये बता देगा। ये टेम्परेचर में कितना का चेंजेस करोगे, टेम्परेचर कितना चेंज होगा तो के कितना चेंज होगा, यहां से हमें समझ बता देगा ये। तो तुमसे इस पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। कैटलिस्ट वाला पॉइंट को मैं एक बार रीड कर रहा हूं, तो मैं जो पीडीएफ भेजा था वो वाला। हालांकि इसमें से कुछ कुछ पॉइंट जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी पहुंच चुके हो, और कुछ पॉइंट जो है हम आगे थर्मोडाइनमिक्स से पढ़ने वाले हैं, और कुछ अभी पढ़ाया। तो अगर तुम देखोगे तुम्हारे पास पीडीएफ जो है उसमें स्टार्टिंग में इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है। तुम देखो मत, मैं रीड कर रहा हूं, तुम पीडीएफ से देखना क्या क्या है उसमें। देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। पहला है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसमें पॉइंट बोल रहा है कि द फंक्शन ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट इज लोअर डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। ये हर लाइन के स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाना है। बिल्कुल सही बोल रहा है कि कैटलिस्ट जो है उस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, ये हम जान गए हैं। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है द ग्रेटर द डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। सही बोल रहा है, गैप जितना कम होगा उतना ही स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन फॉलो एज ए पाथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही बोल रहा है, उस रिएक्शन को एक अलग पाथ से लेकर जाता है जिस पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। इन दिस कंडीशन लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर एबल टू क्रॉस एनर्जी बैरियर एंड दस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। बिल्कुल सही बोल रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी बैरियर को क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, और उसके वजह से जो जंप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने का जो जंपिंग होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए स्पीड बढ़ जाता है। उसके बाद एक ग्राफ बनाया हुआ है विदाउट कैटलिस्ट और विथ कैटलिस्ट, ये ग्राफ बनवा देंगे। आगे लिखा है प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम था। नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। अभी कुछ कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है जो स्पीड को कम करने का काम करते हैं। अक्सर हम क्या पढ़ते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन कुछ कुछ आगे एग्जांपल्स वगैरह बताएंगे। एक दो ऐसे कैटलिस्ट है जो नेगेटिव कैटलिस्ट है, जो रिएक्शन के रेट को घटा देते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ा देता है। तो नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीज दी activation energy of the reaction by forming new intermediate of high energy by changing the reaction mechanism due to reaction activation energy
increase activation energy, some active molecules become inactive, therefore rate of reaction decrease. तो जस्ट इसके उल्टा है, अगर पूछता है तो बता देना। अक्सर ज्यादा हम इंक्रीज के बारे में देखते हैं। उसके बाद इक्वेशन है जो अरनियस वाला लिखा था मैंने, उसके बाद लिखा है कैटलिस्ट अल्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल करता है। पाथ ऑफ रिएक्शन बिल्कुल करता है। एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल चेंज करता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, तुम्हें याद होगा, तुम थ्रेशोल्ड एनर्जी बार बार स्टेट ऑफ उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और दूसरा है, अभी इसके बारे में आगे डिस्कस कर देंगे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी का। नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को भी क्या करता है, ये चेंज करता है। तो याद रखना है 5 पॉइंट कि रेट ऑफ रिएक्शन को भी इफेक्ट डालता है, पाथ ऑफ रिएक्शन को भी इफेक्ट डालता है। लिख लो, कैटलिस्ट अल्टर पहला रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट डालता है। दूसरा पाथ ऑफ रिएक्शन, पाथ दूसरे से लेके जाता है। तीसरा एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। 4 जो है वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसके बारे में आगे डिस्कस कर देंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये रेट कांस्टेंट को भी अल्टर कर सकता है, क्योंकि कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर डेल्टा जी। अब डेल्टा जी एक नया टर्म आ गया जो कि थर्मोडायनेमिक्स का है, तो आगे मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा है डेल्टा एच, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है। चौथा है डेल्टा एस, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है। और पांचवा है केसी। तो ये पहले लिख लो, मैं 1 बाय 1 थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जो टर्म लिखा हुआ है सब थर्मोडायनेमिक्स का है टर्म। डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये तो तुम जानते हो। केसी को, कैटलिस्ट जो है केसी को इफेक्ट नहीं डालता है। और एक चीज और है, कैटलिस्ट जो है वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं डालता है। तुम उसमें पढ़ाया गया होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं डालता है। तो 6 पॉइंट लिख लेना, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा इसको। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम के पोजीशन को चेंज नहीं करता है, इक्विलिब्रियम आने में जो टाइम लगता है वो कम कर देता है। तो इट रिड्यूस टू अचीव इक्विलिब्रियम। ये कैटलिस्ट के ऊपर तुमसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जाता है। कैटलिस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं कि कैटलिस्ट का क्या क्या काम है। तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, अल्टरनेट पाथ जनरेट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है, इक्विलिब्रियम अटेन करने में वो इक्विलिब्रियम अटेन करने में टाइम रिड्यूस कर देता है,
डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, के सी, इनको चेंज नहीं करता है। अब इसको कैसे नहीं करता है वो थोड़ा बहुत डिस्कस हम कर देंगे, क्योंकि टर्म है थर्मोडायनेमिक्स का। ये कैटलिस्ट के ऊपर इतना पॉइंट्स याद रखना। कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं अर्हनियस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, क्योंकि अर्हनियस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी पार्ट सब खत्म नहीं हुआ है, पार्ट अभी बाकी है, ठीक है। ये नहीं कि